नमस्कार। स्वागत है आपके आपके अपने चैनल ठाकुर कैपिटल में। आज हम दो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। एक पहला द बर्थ ऑफ स्टॉक मार्केट, दूसरा जो करंट सिचुएशन चल रही है स्टॉक मार्केट में, जो बाइंग और सेलिंग जो अपॉर्चुनिटीज हम ले सकते हैं आज की सिचुएशन में वो। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं द बर्थ ऑफ स्टॉक मार्केट। अभी स्टॉक मार्केट का जन्म कैसे हुआ, स्टॉक मार्केट कैसे बना, कहीं ना कहीं वो एक हमें सोचना चाहिए कि आज हम लोग स्टॉक मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट को देखते हैं, जो स्टॉक मार्केट इतना बड़ा हो गया, कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी और हमारी इकोनॉमी को इतना इम्पैक्ट करता है, वो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट कहां से आया होगा, वो पैदा कैसे हुआ होगा, एक ही चीज समझने की है। तो चलो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सबसे वर्ल्ड का सबसे पहला स्टॉक मार्केट कौन सा था। वो था नेदरलैंड में सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था 1602 में। फिर दूसरा स्टॉक एक्सचेंज बना लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो 1801 में बना। फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बना जो 1817 में बना। और फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना जो 1875 में बना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट का जो बर्थ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का भी बहुत बड़ा पार्ट है। हम लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट का बर्थ कैसे हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले से ही इंडिया कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया कही जाने वाली कंट्री थी और लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे और हमेशा यहाँ से व्यापार करना चाहते थे। तो जब भी लोग यहाँ पे व्यापार करने आते थे तो मोस्ट ऑफ सबसे पहला व्यापार करने का जरिया नाव थी। लोग शिप से आते थे यहाँ पे और व्यापार करते थे और शिप से सामान लेके जाते थे। वो यूरोप हो या लंदन हो, ज्यादा करके वही कंट्री डेवलप थी और सब जो भी जितने सामान है, जो भी गुड्स है, सब वही सप्लाई होता था। तो मोस्ट ऑफ जब ये स्टॉक मार्केट बना तब हमारे वहां पे जो इंडिया में मुगल का राज्य था और मुगल कहीं ना कहीं ट्रेड करते थे कंपनीज के साथ। तो ज्यादा से ज्यादा जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे तभी वो करते थे हम लोग कहीं ना कहीं टेक्सटाइल करते थे, सिल्क करते थे और स्पाइसेस करते थे। ज्यादा करके आते थे और यहाँ से स्पाइसेस, सिल्क और ये लेके जाते थे। और फिर बाद में उनका ये गड़बड़ ये थी कि जब भी वो यहाँ से आते थे और वो जो भी सामान यहाँ से लेके जाते थे उनके ज्यादा चांसेस होते थे, तभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और उनके चांसेस ये होते थे कि कहीं ना कहीं जो लुटेरे हैं, समुद्री लुटेरे, वो उनके जो भी इक्विपमेंट है, जो भी सामान है वो लूट लें, या समुद्र में तूफान आए, आंधी आए तो उनको तभी इतना पता नहीं चलता था। जैसे हमें भी एडवांस में पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है तो हम यात्रा ना करेंगे। वो तो ऐसे पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ज्यादा करके अगर वो तूफान में भी अगर यात्रा करते तो उनकी शिप जो थी वो डूब जाती थी और शिप भी इतने एडवांस नहीं थे, उस शिप के डूबने के चांसेस ज्यादा थे। तो एक वैसे तो वहां पे लोग इंपोर्ट करते थे सामान और वहां पे बेचते थे, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा था और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी। मगर रिस्क इतना बड़ा था कि अगर 100 शिप्स अगर कोई मंगाता था तो उसमें 33 शिप्स डूब जाती थी या उनको लूट लेते थे। इतना बड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व था वहां पे। तो कहीं ना कहीं सपोज दैट आज मैं एक ओनर हूं और मैंने एक शिप अगर मंगवाई और एक शिप अगर मेरी डूब गई तो मैं फर्स्ट डे में कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस इफेक्ट हो गया और फिर मैं आगे बिजनेस नहीं कर सकता। तो अगर मैं 100 शिप मंगाता उसमें 33 शिप डूब जाना तो बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे एक कॉन्सेप्ट लेके आती है, जैसे कि सब लोग जो गुड्स मंगाते थे वो एक शिप में नहीं रह के बहुत सारे शिप्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि अगर मुझे 100 सामान मंगाना है तो एक शिप में नहीं आके वो मेरा 100 सामान 100 शिप्स में आएगा। तो अगर मेरे शिप्स अगर डूब भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे पूरे सामान का नुकसान नहीं होगा, मेरे कुछ सामान का नुकसान होगा और बाकी के जो सामान जो मेरा आ जाएगा मैं उसको बेच के उसकी मैं भरपाई कर सकता हूं जो मेरा सामान डूब गया है या जो मुझे लूट लिया गया है उसका। तो कहीं ना कहीं फिर ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा आया कि जो एक इन्वेस्टर आते थे कहीं ना कहीं वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टर आने लगे और वो इन्वेस्टमेंट करने लगे कि गुड्स मंगाने में। एक कंपनीज बनी कि हम ये कंपनी है और हम गुड्स मंगाने का बिजनेस करते हैं। तो समझो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, अभी उसकी 100 शिप्स आने वाली है। 100 शिप्स आने वाली है तो 100 शिप्स में इतने सामान है और उस सामान को बेच के कहीं ना कहीं उनको जो भी प्रॉफिट आएगा, जो जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है उनके कंपनीज में, उनको वो बांट दिया जाएगा। मतलब उनको उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। जितने खरीदे हैं उसके प्रॉफिट का, जो इंपोर्ट हुआ सामान है अगर बेचा जाएगा मार्केट में तो जो भी प्रॉफिट आएगा उनको उस प्रॉफिट का हिस्सा उनको शेयर में दे दिया जाएगा जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई स्टॉक मार्केट में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो तो पहले स्टॉक मार्केट था नहीं, पहले तो उन्होंने कोशिश की शेयर्स बेचने की। उन्होंने शेयर्स बेचा और उस शेयर्स के हिसाब से जितने भी
बाइंग और सेलिंग होंगे गुड्स, जितने भी बाइंग और सेलिंग गुड्स होंगे उसमें से उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ कि अगर कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में भी किसी को कुछ इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करना है तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से कर सकते हैं। और ये धीरे 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 बढ़ता चला गया। लोग मतलब इन्वेस्टर्स ज्यादा आते गए और वो इन्वेस्टमेंट करते गए, उनको उनका शेयर्स मिलता गया। और जब वो इंपोर्ट होके जब नाव आती थी और जब उनके सामान बिकते थे और जब उनको प्रॉफिट होता था तो कहीं ना कहीं उनको हिस्सा दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा लोग मिलके एक जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी एक चीज में, और जहां से ये प्रॉपरली आएगा। वैसे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 में बना, तभी ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे राज था। और वैसे झाड़ के नीचे वहां पे बॉम्बे में शेयर्स बेचे खरीदे जाते थे। वैसे स्टॉक मार्केट को भी नहीं पता था कि वो आने वाले टाइम में इतना बड़ा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को होल्ड करेगा। और वैसे मैं ऐसा कहता भी हूं कि जैसे 3 चीजें लोग पहले कहते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर इसका बिजनेस करेंगे तो कभी बंद नहीं होगा। तो वैसे मैं भी कहता हूं कि आज डिजिटल वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी चीज है कि अगर स्टॉक मार्केट में भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो या इन्वॉल्व हो रहे हो तो वो भी कभी बंद नहीं होने वाला। अभी हम लोग जानते हैं करंट सिचुएशन जो मार्केट की है उसमें क्या है। अगर हम लोग कहें कि जो अभी की जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स है वो है यूएस इकोनॉमी, जिसका वैल्यूएशन है 21 ट्रिलियन। फिर है दूसरा चाइना, जिसका वैल्यूएशन है 14 ट्रिलियन। फिर है तीसरा जापान, जिसका वैल्यूएशन है 5.75 ट्रिलियन। चौथा है जर्मनी, जिसका वैल्यूएशन है 3.89 ट्रिलियन। और पांचवा है इंडिया, जिसका जीडीपी है 2.94 ट्रिलियन। अभी ये करंट जीडीपी है। और अगर हम लोग फ्यूचर में देखें कि फ्यूचर में जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज सबसे ज्यादा ग्रोथ करेंगी, तो उसमें इंडिया का भी नाम है सबसे ज्यादा। जैसे कि फ्यूचर में अगर 2050 की हम लोग बात करें तो 2050 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन होगी, वो होगी चाइना, जिसका वैल्यूएशन होगा 58 ट्रिलियन डॉलर। और दूसरा होगा ऑफ कोर्स इंडिया, 44 ट्रिलियन डॉलर, 44 ट्रिलियन डॉलर। और उसके बाद होगा यूएस 34 ट्रिलियन डॉलर। और उसके बाद होगा इंडोनेशिया जो होगा 10 ट्रिलियन डॉलर। और ब्राजील होगा 7.3 ट्रिलियन डॉलर। अभी आप ये सोच सकते हैं कि इंडिया का जो जीडीपी है 2020 में, और वो 30 साल बाद वो 44 ट्रिलियन डॉलर, आज है 2.94 ट्रिलियन डॉलर। तो हम लोग किस तरीके से ग्रोथ करेंगे और किस तरीके से हमारा जो है जो ग्रोथ का स्ट्रक्चर चल रहा है उसके हिसाब से जो अजम्पशन है वो किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने अभी तक एक ही रिसेशन देखा है 2008 का, अगर हम लोग सही से कहें तो, जो वर्ल्ड वाइड है। और अभी ये कहीं ना कहीं जो कोविड-19 है उसकी वजह से जो 2020 में जो कहीं ना कहीं अभी लॉकडाउन है और ये बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग रिसेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग। मगर देखते हैं आगे क्या होगा। अभी ये बात होगी हमारी हिस्ट्री की कि स्टॉक मार्केट का बर्थ कैसे हुआ और जो अभी का सिचुएशन है वो कौन कौन सी कंट्रीज है सबसे ज्यादा जिनका जीडीपी है, और इंडिया आने वाले 2050 में कितना बड़ा इकोनॉमी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और इसका हमको फायदा उठाने की जरूरत है। अभी हम करंट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, तो करंट सिचुएशन में जो मार्केट है कहीं ना कहीं उसने एक, अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं एक उसने रिट्रेसमेंट किया है, जो कहीं ना कहीं वो एक 8,800 से जो उसने रैली दी थी 10,300 तक, तो उसके बीच में एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, कुछ नहीं हुआ और कंटिन्यू वो रैली चलता चला गया। अगर हम लोग लास्ट फ्राइडे की बात करें तो लास्ट फ्राइडे को कम से कम 450 पॉइंट मॉर्निंग में ही गैप डाउन हुआ और फिर बुल में पूरा कंट्रोल लिया मार्केट पे और उनको कहीं ना कहीं ऊपर ही क्लोजिंग किया, मार्केट नीचे आया नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने रिट्रेसमेंट जो कहते हैं रिट्रेसमेंट लेवल को उन्होंने एक रिस्पेक्ट दिया और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई उसमें। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का परफॉर्मेंस सही है, मगर निफ्टी ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और कहीं ना कहीं निफ्टी ने अपने 30 अप्रैल के हाई को ब्रेक किया और कहीं ना कहीं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, मगर बैंक निफ्टी ने अभी तक वो हाई को ब्रेक नहीं किया और कहीं ना कहीं उसके बीच में एक रेजिस्टेंस लेकर ट्रेड करता जा रहा है। अगर हम लोग आने वाले वीक में देखें, नेक्स्ट वीक में अगर हम लोग 3rd वीक जून की बात करें तो कौन कौन से शेयर्स हम लोग बाइंग कर सकते हैं, उसमें जो हमारा रिकमेंडेशन है वो है एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचयूएल, रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट और यूपीएल।
अगर आप हमारा फेसबुक चैनल ठाकुर कैपिटल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पूरे डिटेल्स वहां पे मिलेंगे कि आपको जो भी हमारा रिकमेंडेशन है, हमारा रिकमेंडेशन प्रॉपरली है कि आप अपने भी रिसर्च करें, उसमें सिर्फ हमारे रिकमेंडेशन पे बिलीव ना करें। उसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी है, वो हमने पूरा कैलकुलेट किया है मनी मैनेजमेंट रूल के हिसाब से कि क्या प्रॉफिट और क्या नुकसान होना चाहिए आपको और कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो हमने ये टोटल 10 स्टॉक्स देखे हैं जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं आने वाले वीक में, और वहां पे अगर आप बाइंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल होने के आपके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और इसमें आप अगर ठाकुर कैपिटल यूज करेंगे, हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको ये पूरे डिटेल्स मिलेंगे कि कौन से प्राइस में आप बाई कर सकते हैं, कौन से प्राइस में सेल कर सकते हैं और उसको टारगेट्स क्या है और स्टॉप लॉस क्या है प्रॉपरली। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।